हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम बॉटनी में पढ़ते हैं मशरूम एंड देयर कल्टीवेशन। तो सबसे पहले अगर मशरूम की बात करेंगे तो जो मशरूम होता है, मशरूम एक प्रकार से फ्रूटिंग बॉडी है जो हायर फंजाई है। अगर हम हायर फंजाई में एस्कोमाइसिटीज की बात करेंगे और एस्कोमाइसिटीज के साथ साथ हम अगर देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, तो जो एस्कोमाइसिटीज है बेसिडियोमाइसिटीज है, इसकी क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी होती है। तो यहाँ पर देखा मशरूम आर द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ हायर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। दे हैव बीन यूज्ड एज फूड। इसका हम उपयोग किसके रूप में कर रहे हैं? फूड के रूप में कर रहे हैं। बाई ह्यूमन बीइंग सिंस टाइम इमेमोरियल, आदिकाल से ही जो मानव हैं वो भोजन के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। जो कहाँ से बिलोंग कर रही है? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की जो हायर फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इसकी क्या होती है? मशरूम एक प्रकार से फ्रूटिंग बॉडीज होती है। अगर हम देखते हैं मशरूम की, तो मशरूम की जो हैं लगभग 7,000 के आसपास जातियां क्या हैं, नोन हैं। यहाँ पर देखते हैं कि देयर आर 7,000 स्पीसीज ऑफ मशरूम बट ए लिटिल ओवर 105 स्पीसीज आर सुटेबल फॉर ह्यूमन। जो अभी तक स्पीसीज ज्ञात हैं मशरूम की वो लगभग 7,000 हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि जो एडिबल मशरूम है, अगर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर 105 स्पीसीज हैं जो ह्यूमन बींग यूज करेगा। ओनली ए फ्यू स्पीसीज ऑफ मशरूम आर कॉमर्शियली कल्टिवेटेड। उनमें से कुछ मशरूम हैं जिनको हम कल्टीवेट करते हैं। द कॉमन एडिबल मशरूम, अगर हम बात करते हैं कॉमन एडिबल, जो खाने योग्य कॉमन साधारण सा मशरूम होता है, बिलोंग करता है तो एगरिकस लैंटियस। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है एगरिकस लैंटिस। तो सबसे पहला फर्स्ट दिया गया एगरिकस लैंटिस। दूसरा दिया गया है, जो दूसरा यहाँ पर है उसे हम फ्लेमुलिना बोलेंगे। यहाँ पर दूसरा दिया गया जो फ्लेमुलिना। तीसरा दिया गया है यहाँ पर वोल्वेरिएला, वोल्वेरेला। और जो तीसरा दिया गया है फ्लोरोटस, यहाँ पर फ्लूरोटस। और जो अगला दिया गया है फोलियोटा, यहाँ पर ये दिया गया फोलियोटा। और जो अगला दिया गया है ट्रेमेला, ट्रिमेला। और अगला जो तीसरा अगला दिया गया है ओरिकुलेरिया, ओरिकुलेरिया। और अगला है यहाँ पर स्ट्रोफेरिया। और लास्ट में है ट्यूबर। ये कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो कि कल्टीवेटेड किए जाते हैं, इनका कल्टीवेशन किया जाता है। द कल्टीवेबल मशरूम कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग 5 ग्रुप्स। अगर हम देखेंगे कि जो आवास के आधार पर अभी तक जो मशरूम्स हैं जिनका कल्टीवेशन किया गया, उनको 5 समूहों में विभक्त किया गया है। जो फर्स्ट दिया गया है मशरूम दैट ग्रो ऑन द फ्रेश प्लांट एरेस्टिव। जो पहला दिया गया है यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है ताजे पादप अवशेषों के रूप में। अगर देखेंगे मशरूम दैट ग्रो ऑन द फ्रेश प्लांट एरेस्टिव, तो एग्जाम्पल में दिया गया है, एग्जाम्पल में जो दिया गया है यहाँ पर अगर देखेंगे ताजे पादप अवशेषों में पाई जाने वाली जो जातियाँ हैं मशरूम दैट ग्रो ऑन फ्रेश प्लांट एरेस्टिव, तो ताजे पादप अवशेषों में पाई जाने वाली जो जातियाँ दी गई हैं, लेंटियस दिया गया है, उसके बाद दिया गया है फ्लेम्यूलिना दिया गया है, ट्रिमेला दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ट्रिमेला दिया गया है, कॉप्रिनस दिया गया है, प्लूरोटस दिया गया है, एवरिकुलेरिया दिया गया है एंड फोलियोटा। यहाँ पर इतने मशरूम दिए गए हैं जो पादप अवशेषों के रूप में यहाँ पर देखेंगे जो कि ताजे पादप अवशेषों के रूप में पाए जाते हैं, फ्रेश प्लांट रेसिड्यू के रूप में पाए जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मशरूम की। और अगर दूसरा देखेंगे मशरूम दैट ग्रो ऑन ओनली पार्शियली कंपोज्ड प्लांट रेसिड्यू, यहाँ पर जब अगर सेकंड वाला देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड में केवल अल्प कम मतलब पादप अवशेषों में पाई जाने वाली जातियाँ, यहाँ पर जो पादप अवशेषों में पाई जाने वाली जातियाँ मशरूम दैट ग्रो ऑन ओनली पार्शियली कंपोज प्लांट रेसिड्यू। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया गया है वोल्वेरिएला, वोल्वेरिएला दिया गया है और स्ट्रोफेरिया दिया गया है, स्ट्रोफेरिया दिया गया है एंड कॉप्रिनस दिया गया है। तो यहाँ पर 3 ही जातियाँ दी गई हैं। थर्ड अगर देखेंगे यहाँ पर तो थर्ड की बात करेंगे, ये पूर्णतया
ये पूर्णतया कंपोज्ड है। मशरूम दैट ग्रो ऑन वेल कंपोजिट प्लांट रेस्टिव। तो यहाँ पर ये क्या है, वेल कंपोज्ड प्लांट रेस्टिव वाले एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया एगरिकस, फर्स्ट दिया गया है एगरिकस, जो पूर्णतया क्या होता है, पादप अवशेषों में पाई जाने वाली जातियाँ हैं। जो कंप्लीटली अगर देखेंगे कि जो पादप अवशेषों में पाई जाने वाली जातियाँ हैं वो कौन सी हैं, एगरिकस दिया गया है। नंबर हम फोर्थ देखेंगे। यहाँ पर फोर्थ में देखेंगे मशरूम दैट ग्रो ऑन सॉयल एंड ह्यूमस। अगर हम मशरूम की बात करते हैं, जो मशरूम होता है वो मशरूम मिट्टी अथवा ह्यूमस में उगने वाली यहाँ पर जातियाँ हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, लेपियोटा, लेपिस्टा, मोरकेला, गायरोमित्रा, गायरोमित्रा। तो यहाँ पर पहले फिर से देखते हैं, लेपियोटा, लेपिस्टा, मोरकेला एंड गायरोमित्रा। पांचवा देख लेते हैं, माइकोराइजल मशरूम। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं माइकोराइजल मशरूम की, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, बोलेटस एमनीटा पॉइजनस मशरूम है, मोरकेला, लैक्टियरस एंड ट्यूबर। तो इस तरीके से कवक मूल में पाए जाने वाले जातियाँ हैं, जो कवक मूल में पाई जाने वाली जातियाँ हैं उनके ये उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं कि आवास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जो पहला दिया गया है ताजे पादप अवशेषों के रूप में, तीसरा दिया गया केवल अल्प कंपोजिट, थर्ड दिया गया पूर्ण कंपोजिट, और फोर्थ दिया गया है मिट्टी और ह्यूमस में उगने वाले हैं, और जो लास्ट में दिया गया है माइकोराइजा में उगने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मशरूम। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो न्यूट्रिटिव वैल्यू देखना है हमको, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मशरूम। तो अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू अब मशरूम की बात करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया इन डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री की बात की जा रही है कि एवरेज कंजप्शन ऑफ एनिमल प्रोटीन्स इज अबाउट 31 kg पर कैपिटा पर ईयर्स। बट इंडियन की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 kg, 4 kg इन इंडियन, 4 kg इन इंडियन। इन इंडिया द प्लांट प्रोटीन्स आर मोर वाइडली यूज्ड दैन द एनिमल प्रोटीन। अगर बात करेंगे भारत में, तो यहाँ पर प्लांट प्रोटीन का क्या किया जाता है, यूजली ज़्यादा वाइडली यूज किया जाता है। मशरूम आर, यहाँ पर देखेंगे मशरूम आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द वेजिटेबल प्रोटीन। जो मशरूम होता है ये सबसे क्या होता है, रिचेस्ट सोर्स होता है वेजिटेबल प्रोटीन में। द प्रोटीन्स ऑफ मशरूम कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड। और जो मशरूम होता है द प्रोटीन्स ऑफ मशरूम, जो मशरूम की प्रोटीन होती है वो कंटेन करके रखती है सारे इसेंशियल जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, एंड दियर क्वांटिटीज इज हायर देन इन द एग्स। देयर इज आल्सो ए गुड अमाउंट ऑफ लाइसिन अमीनो एसिड। और ये क्या होता है, इसमें एक गुड अमाउंट होता है लाइसिन अमीनो एसिड का मशरूम में। अबाउट, अगर देखेंगे अबाउट 550 mg प्रति ग्राम। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिटिव वैल्यू दी गई है मशरूम की। यहाँ पर मशरूम की बात करेंगे कि जो विकसित देश हैं, विकसित देश में जो प्राणी प्रोटीन की प्रति व्यक्ति औसत खपत दी गई है वो 31 kg दी गई है। लेकिन जबकि भारत में प्रतिवर्ष यह केवल 4 kg ही दिया गया है प्रतिवर्ष, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष। हमारे देश में अगर कंट्री भारत में बात करेंगे तो जो प्रोटीन की उपलब्धता है एवं उपयोग अपेक्षाकृत कम होने के कारण ही वनस्पति प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मशरूम क्लियर किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं मशरूम कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स एलिमेंट्स सच एज कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। दे आल्सो कंटेन फॉलिक एसिड। यहाँ पर देखेंगे जो मशरूम होता है, मशरूम के पास सफिशिएंट क्वांटिटीज होती है मिनरल्स एलिमेंट की। अगर हम देखेंगे कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है,
सोडियम भी प्रेजेंट होता है, फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पोटेशियम भी प्रेजेंट होता है। दे आल्सो कंटेन फोलिक एसिड, और ये क्या रखता है अपने पास, फोलिक एसिड भी रखता है। एंड आर एज सच ए वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, और ये एक प्रकार से क्या है, बहुत ही अच्छा स्रोत होता है आयरन का। दे कंटेन विटामिन बी सी डी, और ये क्या करता है, विटामिन बी सी डी एंड के को भी क्या करता है, कंटेन करके रखता है। विच आर नॉट डिस्टॉर्ड ड्यूरिंग रिपेनिंग, which are not de-stored during ripening, ripening, drying, ripening and drying। तो यहाँ पर बात करेंगे अगर इसकी हम, तो इस तरीके से अगर देखेंगे कि which are not distorted during ripening, drying, पकाने, सुखाने, freezing और canning process। On the other hand, they contain very little fats। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक छोटे अमाउंट में यहाँ पर लिटिल अमाउंट में फैट भी प्रेजेंट होता है, 0.35 से 0.65% ड्राइव, एंड स्टार्च 0.02% ड्राइव। दस मशरूम मेक्स एन एक्सीलेंट फूड। इस तरीके से जो मशरूम होता है एक बहुत ही अच्छा फूड होता है फॉर डायबिटिक एंड हार्ट पेशेंट। डायबिटीज के और हार्ट पेशेंट के लिए क्या होता है, मशरूम एक बहुत अच्छा फूड होता है। आगे देखेंगे द केमिकल कंपोजिशन ऑफ दियर इम्पॉर्टेंट एडिबल मशरूम इच गिवन। यहाँ पर देखेंगे कि जो केमिकल कंपोजिशन है मशरूम में, वो एडिबल मशरूम में, वो नीचे टेबल के माध्यम से दिया गया है। अगर एगारिकस की बात करेंगे तो जो एगारिकस होता है उसमें मॉइस्चर कितना दिया गया है, 89.50। एस कितना दिया गया, 1.26। प्रोटीन कितना दी गई है, यहाँ पर देखेंगे 3.94। उसके बाद फैट देखेंगे तो 0.16, और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे 6.28, एनर्जी की बात करेंगे 34.4। उसके बाद प्लेरोटस में देखेंगे तो दिया गया है 90.95। उसके बाद 0.97 एस दिया गया है। प्रोटीन दी गई है 2.78, फैट दिया गया है 8.65, कार्बोहाइड्रेट 5.33, और जो एनर्जी दी गई है 24.4। उसके बाद जो थर्ड दिया गया है वाल्वेरियला डिप्लेसिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे पहले मॉइस्चर है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है 90.40, आयस जो दिया गया 1.10, प्रोटीन जो दी गई 3.90, फैट दिया गया 0.25, कार्बोहाइड्रेट दिया गया 5.51, और जो यहाँ पर एनर्जी दी गई है 29.2। तो इस तरीके से यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन जो है इम्पॉर्टेंट एडिबल मशरूम का, और यहाँ पर इस तरीके से है। अगर हम कल्टीवेशन ऑफ मशरूम की बात करें, मशरूम के कल्टीवेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे मशरूम कैसा होता है। मशरूम अगर बात करेंगे मशरूम की, तो मशरूम आर हेट्रोट्रॉपिक। मशरूम जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक नेचर का होता है। एज दे लैक्स क्लोरोफिल, और इसके पास किसका अभाव होता है, क्लोरोफिल इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए अपना सेल्फ भोजन ये फार्म नहीं कर पाता है। ये अपने भोजन के लिए अन्य कार्बनिक पदार्थों पर क्या होता है, डिपेंड होता है। हेंस लाइट इज नॉट नेसेसरी। हेंस लाइट इज नॉट नेसेसरी, इसीलिए यहाँ पर क्या है, लाइट नेसेसरी नहीं, आवश्यक नहीं है फॉर दियर ग्रोथ, इसके वृद्धि के लिए। द थ्री मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर दियर कल्टीवेशन, इसके लिए तीन प्रमुख जो आवश्यक चीज़ें हैं वो दिए गए हैं। यहाँ रिक्वायरमेंट देखेंगे, सुटेबल टेम्परेचर, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। गुड कंपोस्ट यहाँ पर दिया गया है, और थर्ड दिया गया गुड क्वालिटी स्पॉन। तो यहाँ तीन तरीके से यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो देना चाहिए कि एक उपयुक्त तापमान होनी चाहिए, अच्छी यहाँ पर कंपोस्ट खाद होनी चाहिए, और अच्छी किस्म का यहाँ पर अंड होना चाहिए। यहाँ पर अच्छी वैरायटी का क्या होना चाहिए, अंड होना चाहिए।
तो फिर से हम मशरूम के कल्टीवेशन की बात करेंगे। जैसे कि मशरूम में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसका जो नेचर होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है, इसके लिए लाइट आवश्यक नहीं है, और इसमें जो दिया गया है कि इसका जो मेजर रिक्वायरमेंट है कल्टीवेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक उपयुक्त सुटेबल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एक अच्छी कंपोस्ट खाद की बात कर रहे हैं, और अच्छी किस्म की अंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले सुटेबल टेम्परेचर देखते हैं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसके लिए कितना टेम्परेचर जो होता है सुटेबल होता है। द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मशरूम इज बिटवीन 30 एंड 37 डिग्री। यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया जा रहा है कि मशरूम की एक अच्छी सी ग्रोथ हो, उस ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर दिया जाए 30 से 37 डिग्री के आसपास दिया जा रहा है। बिलो 15 एंड एबव 45 इज डिटरमिनेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइसीलियम। पर देखेंगे कि 15 डिग्री से कम ना हो और 45 डिग्री से अधिक ना हो। अगर इससे अधिक होगा और इससे कम होगा तो मशरूम के खेती के लिए ये क्या होगा, उपयुक्त नहीं होगा, ये हानिकारक होगा। आगे देखेंगे, इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया सच एज यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, the optimum season for their cultivation is from अप्रैल टू सितंबर। इन प्रदेशों में जो मैक्सिमम जो मशरूम का कल्टीवेशन हो किया जाता है अप्रैल टू सितंबर मंथ में किया जाता है, अप्रैल से सितंबर तक किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है टेम्परेचर जो सुटेबल टेम्परेचर होना 30 से 37 होना चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए और 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो मशरूम का कल्टीवेशन इंडिया में किया जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र में, वो लगभग अप्रैल से सितंबर में किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं गुड कंपोस्ट, एक जो अच्छी कंपोस्ट खाद होती है किस तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें 2 टाइप्स ऑफ कंपोस्ट, नेचुरल एंड सिंथेटिक, आर यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मशरूम। तो मशरूम कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक कंपोस्ट और संश्लेषित कंपोस्ट प्रयोग की जाती है। 2 प्रकार से यहाँ पर कंपोस्ट, एक तो सिंथेटिक और दूसरी नेचुरल कंपोस्ट का यूज किया जाता है। एक तो नेचुरल जो प्राकृतिक खाद होती है और दूसरी सिंथेसिस जो बनाई गई खाद होती है। यहाँ पर 2 टाइप के कंपोस्ट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नेचुरल की बात करेंगे। तो द नेचुरल कंपोस्ट इज prepared by mixing wheat and barley straw in horse dung। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक खाद होती है उसमें हॉर्स की डंग में गेहूं अथवा जौ के भूसों को मिलाकर के तैयार किया जाता है। जो हॉर्स जो घोड़े के डंग होता है उसमें किसका किसका, तो यहाँ पर गेहूं अथवा जौ के भूसों को मिलाया जाता है, मिला करके तैयार किया जाता है। द नेचुरल कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग व्हीट और बार्ली स्ट्रॉ इन हॉर्स डंग। नॉर्मली 30 kg स्ट्रॉ इज मिक्सड विथ 100 kg ऑफ डंग। अगर इस तरीके से देखेंगे कि सामान्यतः अगर बात करेंगे यहाँ पर 100 kg 100 kg डंग्स में 33 kg भूसा मिला जाता है। 100 kg जो यहाँ पर मिक्सड किया जाएगा, यहाँ पर नॉर्मली अगर देखेंगे 33 kg स्ट्रा, 33 किलो भूसा है, इज मिक्सड विथ 100 kg ऑफ डंग्स। यहाँ पर डंग्स जो घोड़े का डंग्स होता है वो 100 kg डंग्स में लगभग 33 kg भूसे को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड द डंग ऑफ एनी अदर्स एनिमल शुड नॉट बी मिक्सड विथ हॉर्स डंग। इस बात का हमें ध्यान देना होगा कि घोड़े के डंग्स में किसी अनादर एनिमल का डंग्स नहीं रहना चाहिए। स्टोर्ड ऑन रैन वेट डंग्स इज नॉट सुटेबल फॉर द कंपोस्ट। यहाँ पर अगर स्टोर हुआ रैन वेट डंग्स सुटेबल नहीं होता है कंपोस्ट के लिए। उसके बाद हम देखेंगे इस तरीके से तो नेचुरल कंपोस्ट का फॉर्मेशन करते हैं हम।
मशरूम के कल्टीवेशन के लिए नेचुरल खाद है तैयार की जाती है जो घोड़े के लीज से और गेहूँ और बार्ली के भूसे से तैयार की जाती है। तो हम आगे देखते हैं कि सिंथेटिक जो कंपोस्ट होती है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो द इंग्रेडिएंट ऑफ द सिंथेटिक कंपोस्ट, और जो इसमें सामग्री दी गई है, क्या क्या मिला करके सिंथेटिक कंपोस्ट को बनाएंगे, खाद को बनाएंगे। तो व्हीट स्ट्रा, यहाँ पर 300 kg गेहूं का भूसा रहेगा। व्हीट ब्रान, यहाँ पर गेहूं का चोकर भी रहेगा 30 kg। अमोनियम सल्फेट 6 kg, यूरिया 4 kg, पोटास 1.5 kg और जिप्सम यहाँ पर 30 kg लिया जाएगा। इस तरीके से इन इंग्रेडिएंट को लेकर के एक जो सिंथेटिक कंपोस्ट है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि गेहूं के 8 से 20 सेंटीमीटर लंबे व्हीट स्ट्रा कट 8 to 12 centimeter long piece is spread on the clean cement concrete ground and wetted properly with water। तो यहाँ पर जो 8 से 20 सेंटीमीटर लंबे गुड़ किसी पक्के फर्श पर फैलाकर पानी से भली भांति भिगो लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, 8 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस को, जो फीट का भूसा है 8 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस को किसी पक्के फर्श पर फैला करके प्रॉपरली इसमें वाटर को क्या कर लिया जाता है, मिक्स कर लिया जाता है। देन इट मिक्सड विथ हाफ ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट। उसके बाद अगर देखेंगे कि चोकर की पूरी मात्रा तथा अन्य संघटकों की आधी मात्रा अच्छी तरह मिला दी जाती है। देन इट मिक्सड विथ हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट एक्सेप्ट जिप्सम। यहाँ जिप्सम्स को छोड़ करके अदर जो इंग्रेडिएंट दिए गए हैं उसकी हाफ मात्रा यहाँ पर मिला दिया जाता है। दिस मिक्सचर इज स्टॉक्ड इनटू अबाउट ए मीटर हाई हेप्स and the heaps are covered after an interval of 5 days। उसके बाद अगर देखेंगे कि जो मिक्सचर अभी मिलाया गया है हाफ ग्रेडिएंट को लेकर के, उसका 1 मीटर ऊंचा ढेर बना करके उसे लगभग द मिक्सचर इज स्टॉक्ड मतलब मिक्सचर को इकट्ठा कर लिया जाएगा इनटू अबाउट ए मीटर हेप्स, 1 मीटर ऊंचे ढेर के रूप में। एंड द हेप्स आर कवर्ड, और उस ढेर को क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा आफ्टर इन इंटरवल ऑफ 5 days, लगभग 5 दिन के लिए उस ढेर को इकट्ठा करके ढक दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 6 टाइम। इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया जाएगा, लगभग 6 बार रिपीट किया जाएगा। इन द थर्ड एंड फोर्थ टर्निंग जिप्सम इज एडेड, और यहाँ पर तीसरे और 5वें चरण में जिप्सम को क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा टू द मिक्सचर आफ्टर द 6th टर्निंग इफ देयर इज ए स्मेल ऑफ अमोनिया। और 6वें टर्म में देखेंगे कि जो इसमें स्मेल आएगी अमोनिया की, 2 or more टर्निंग शुड बी गिवन अंटिल द स्मेल ऑफ अमोनिया डिसअपियर। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि इस प्रक्रिया को 6 बार दोहराई जाती है। तीसरे और चौथे बार ढेरों को तोड़ने पर उनमें से जिप्सम की पूरी मात्रा दी जाती है। अंतिम चरण में लगभग 30 दिन के पश्चात इसमें 10 मिलीलीटर मेलाथियान 5 लीटर पानी में घोलकर मिलाया जाता है, और इस प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद में पर्याप्त नमी होती है तथा इसमें अमोनिया की गंध आती है गंध आती है। तो इस तरीके से आगे दिया गया है कि इफ़ देयर इज ए स्मेल ऑफ अमोनिया की क्या गंध आती है, 2 or more turning should be given until the smell of ammonia disappear। In the last turning 10 ml malathion dissolve in 5 liters water। यहाँ पर 10 ml malathion को डिजॉल्व कर लिया जाता है 5 लीटर वाटर में। इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ एडिशन, उस मिक्सचर में ऐड कर लिया जाता है। 1 लीटर kg ऑफ लिंटॉफ इज आल्सो एडेड टू प्रिवेंट इंसेक्ट इन्फेक्शन, और इसमें 1 kg क्या कर लिया जाता है, लिंटॉफ को ऐड कर दिया जाता है इंसेक्ट के प्रिवेंशन करने के लिए, इंसेक्ट प्रिवेंशन के लिए इसमें मिक्स कर लिया जाता है। द फाइनल मिक्सचर हैज सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ मॉइस्चर
कैन बी फिल्ड। इस तरीके से जो मिक्सचर तैयार हो जाता है उसमें सफिशियंट मॉइस्चर होता है। कैन बी फिल्ड 20 ट्राई फॉर 100 इंटू 50 इंटू 15 सेंटीमीटर। और यह सम्मिश्र जो तैयार होगा लगभग 100 गुणे और 100 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर कि यहाँ पर 20 ट्रे यहाँ भरने के लिए, अगर 20 ट्रे की बात करते हैं, जिस ट्रे में बात करेंगे ट्रे का आकार है वो 100 इंटू 50 इंटू 15 सेंटीमीटर की 20 ट्रे हैं जो कि सफिशियंट हैं भरने के लिए। तो इस तरीके से 20 ट्रे भर जाती हैं, पर्याप्त रूप से क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं इस सिंथेटिक कंपोस्ट से। तो इस तरीके से यहाँ पर इंग्रेडिएंट दिया गया है और ये पूरी प्रक्रिया दी गई है किस तरीके से आप सिंथेटिक कंपोस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर लगभग फिर से देखेंगे कि गेहूं का भूसा लिया जाएगा 300 केजी, यहाँ पर 300 केजी गेहूं का भूसा लिया जाएगा, गेहूं का चोकर लिया जाएगा 30 केजी, अमोनियम सल्फेट 6 केजी, यूरिया 4 केजी, पोटास 1.5 केजी, जिप्सम को 30 केजी लिया जाएगा। उसके बाद कर लिया जाएगा, अगर देखेंगे कि गेहूं का जो भूसा है 8 से 20 सेंटीमीटर की लंबी पीस को किसी पक्के फर्श पर फैला करके पानी से भली भांति उसको क्या करेंगे, भिगो दिया जाएगा। पानी से उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रॉपरली विथ वाटर, पानी से अच्छी भली भांति भिगा दिया जाएगा। देन इट्स मिक्सचर मिक्सड विद द हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट एक्सेप्ट जिप्सम। जिप्सम को छोड़ करके उसके जो अदर क्वांटिटीज दी गई हैं इंग्रेडिएंट की, उसकी हाफ क्वांटिटीज को क्या करेंगे, इस मिक्सचर में अच्छी तरीके से मिला देंगे। दिस मिक्सचर इज स्टॉक्ड इनटू अबाउट a meter height heps and heps are covered with after interval of the 5 days। इस सारे मिक्सचर को इकट्ठा करके एक ढेर बना देंगे 1 मीटर, और इस 1 मीटर ढेर को लगभग 5 दिन के लिए कवर करके छोड़ देंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 6 टाइम। इस प्रोसेस को 6 बार दोहराया जाएगा, लगभग 6 बार दोहराई जाती है। तीसरे बार चौथे बार में ढेरों को तोड़ने पर उनमें जिप्सम की पूरी मात्रा मिला दी जाती है। यहाँ पर दिया गया है कि आफ्टर इट इनवल 5 days दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 6 टाइम। इन द थर्ड एंड फोर्थ टर्निंग जिप्सम इज एडेड टू मिक्सचर्स। यहाँ पर एक जो जिप्सम की मात्रा है वो तीसरे और पाँचवें चरण में लगभग पूर्णतः मिला दिया जाएगा। आफ्टर 6th टर्निंग इफ देयर इज स्मेल ऑफ अमोनिया। छठवें चरण में किसकी स्मेल आने लगती है, अमोनिया की मिक्सचर आने लगती है। 2 or more टर्निंग शुड बी गिवन until the smell of the ammonia disappear। उसके बाद दिया गया इन द लास्ट टर्निंग 10 ml मैलाथियन 10 ml मैलाथियन लेकर के 5 लीटर वाटर में घोल करके इसमें मिला दिया जाता है। इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ एडिशनल एंड 1 लीटर प्रति केजी ऑफ लिंट ऑफ इज आल्सो एडेड टू प्रिवेंट ऑफ इंसेक्ट इन्फेक्शन। यहाँ पर लिंट ऑफ को भी 1 लीटर प्रति केजी लिंट ऑफ को भी क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, किसके प्रिवेंशन के लिए, इंसेक्ट के प्रिवेंशन के लिए। फाइनल इस तरीके से जो मिक्सचर तैयार हो जाता है वो 20 ट्रे में लगभग, जो 20 ट्रे का आकार दिया गया 100 इंटू 50 इंटू 15 सेंटीमीटर का, और 20 ट्रे में फिलअप कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सिंथेटिक कंपोस्ट का भी फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम थर्ड देखेंगे कि थर्ड रिक्वायरमेंट इसकी क्या है। यहाँ पर देखें गुड क्वालिटी स्पॉन। यहाँ पर एक अच्छी किस्म के अंडे लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी पैदावार के लिए अच्छी किस्म के अंडे का प्रयोग किया जाता है। गुड क्वालिटी स्पॉन इज इसेंशियल फॉर द बेटर हार्वेस्ट। यहाँ पर कह रहे हैं बेटर हार्वेस्ट के लिए गुड क्वालिटी का जो होता है स्पॉन्स इसेंशियल होता है। डिफरेंट सबस्ट्रेट्स इन विच मशरूम वेयर